हेलो स्टूडेंट, मैं यशवंत कुमार सोनकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हैंड ऑफ क्लासेज में। इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कोरोना 19 महामारी के कारण जो है हम आप लोगों की जो है ऑफ़लाइन क्लासेज फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी ऑफ़लाइन क्लासेज में आपसे बिल्कुल रूबरू हो। लेकिन यहाँ पर जब तक अपन ऑफ़लाइन क्लासेज नहीं ले सकते तब तक मैं ऑनलाइन आपके सामने बिल्कुल टच में हूँ, आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, आपसे मिलूँगा, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं यशवंत आपको यह मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स हमको लेकर आनी है मार्केट से, और किस पर हम इस पर चर्चा करनी है, और कौन सा पेपर मेरे द्वारा आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की, जिसमें हमारे आपके मैं बता दूँ आपको 3 पेपर आएंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो ये आपका पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है, जो कि हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। और पूरा पैटर्न जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए होंगे वो की वही है, आपके वही सेक्शंस होंगे, यूनिट डिवाइडेशन होगा, उसके बाद आपसे जो है इसके बारे में बात की जाएगी। सेकंड पेपर जो है वो आपका 50+25 यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपके सेकंड पेपर में आपकी बार, लास्ट ईयर जो है वो आपके फर्स्ट पेपर में था। थर्ड पेपर जो है वो आपका 75 मार्क्स का है, यानी आपका ये वाला। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि हमको पेपर्स जो हैं उनमें किस किस बुक्स के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत हमें 2 बुक्स यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, जिनमें से हमारी फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण, और दूसरी है इसी के साथ में हमारी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण सिद्धांत। इन दोनों ही बुक्स के अंतर्गत हमको थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, पूरा का पूरा थ्योरम्स है, जो आप लास्ट ईयर अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी मिलेगी। आपको थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ यूनिट्स जो हैं यहाँ पर आपके जो जूनियर सीनियर क्लासों से हैं वहाँ से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है यहाँ पर भी हमारे पास में 2 बुक्स हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, और दूसरी हमारी आंशिक अवकल समीकरण। इन दोनों में ही हमारे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक्स थे हमारे कैलकुलस थी, उससे रिलेटेड पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब में मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मैटर अच्छा होगा, आपको बाकायदा समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड जो है वो आपका 75 का है, और ये कुछ पेपर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स यानी कि आपको कंप्लीट मैकेनिक्स पढ़ने को मिलेगी, जिसमें से हमारा एक बुक होगी स्थिति विज्ञान की और दूसरी बुक है हमारी गति विज्ञान की। तो ये तो रही हमारी बुक्सों की बात की। चलिए मैं आपको आज जो शुरू करूँगा, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा आपका फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आप जो है फिजिक्स से थोड़े से टची हो, आप पढ़ चुके हो इसके, और इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके यूनिट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या हमको जो है इस साल इस सेशन में पढ़ना है, कौन से थर्ड पेपर में, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट पेपर्स है, थोड़ा सा टफ भी है या थोड़ा सा इजी भी मान सकते हो। टफ इसलिए कि अगर इसको नहीं पढ़ा गया तो ये आपके लिए बहुत टफ होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, डिनोट करते हो, बिल्कुल बाकायदा रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस लेते हो, तो इस पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्किंग ला सकते हो। क्योंकि ये पेपर आपको मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 100/100 मार्क्स दिलाने की कोशिश करेगा, यानी 100% मार्क्स दिलाने की कोशिश करेगा। चलिए मैं आज आपका शुरू करता हूँ पेपर थर्ड को ही। पेपर थर्ड जो है वो आपका है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जिस बुक्स को मैं पढ़ रहा हूँ, जिस पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली वो है क्या। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं अपन के स्थिति विज्ञान, एंड डायनामिक्स को बोलते हैं हमारे गति विज्ञान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा व्हाट इज़ द स्थिति विज्ञान एंड व्हाट इज़ द अपने डायनामिक यानी कि गति विज्ञान। चलिए अपन बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है, या आप इसको एक पिंड या कण भी कह सकते हैं। अगर ये एक स्थिर अवस्था में है तो ये है इसकी स्थिति की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये जो स्थिर है स्थिति की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें मैं मोशन डाल देता हूँ, गति कर देता हूँ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब ये तो है नहीं कि ये अपनी अगर जगह पर पड़ा हुआ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद चला जाएगा, इस पर कुछ फोर्सेज लगाना पड़ेगा। फोर्सेज लगेगा तो वो थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो अपन जो बात करेंगे कि टाइम एंड मोशन दोनों अगर चीज़ें वहाँ पर शामिल है, डायरेक्शन अगर वहाँ पर शामिल है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे डायनामिक की।
चलिए आज मैं आपका सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा डायनामिक। उससे पहले मैं आपको इस पेपर की जो है यूनिट्स के बारे में बताना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपके 2 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, जिसमें से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉप्लेनर फोर्सेज, विश्लेषित प्रतिबंध। ये हमारी जो है स्थिति विज्ञान वाली जो बुक है इसमें से लिया गया है। इसमें हमारे पिंड घन जो भी हैं, घनत्व हैं, उनसे रिलेटेड पिंडों की गति वगैरह उनसे रिलेटेड आपको जो है मैटर यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज इसी में हमारे शामिल की गई है, जिसमें से आपके एक मेजर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलता ही है, मेजर क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी में आता है। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण आप देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो तब तक आपके मोशन नहीं कर सकती, गति नहीं कर सकती जब तक उसमें घर्षण न हो। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका हाथ है और इसमें मैं इस मार्कर को रखता हूँ। मार्कर को जब तक आगे आप बढ़ाओगे तो जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक इस पर घर्षण उपस्थित नहीं होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो हम चलते हैं आगे, तो वहाँ पर जब तक फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता, आप बैलेंस लेवल पर आप चल नहीं सकते। जैसे एक चिकने तल की बात की जाए, वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन कई जगहों पर हम यूँ भी मान सकते हैं कि ना के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इस दुनिया की बात करें, अगर पूरे कंप्लीट दुनिया की, तो ना तो ऐसा कोई पिंड है या कण है हमारे पास में जिसमें घर्षण ना हो, और ना ही ऐसा कोई पिंड है जिसमें टोटली घर्षण हो। यानी ये हमारे पास में ना और हो दोनों के बीच ही कंडीशंस होती है। तो इस पर अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को चलना है तो उसको फ्रिक्शन यानी घर्षण से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट में है, जो कि आपको जो है निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको यहाँ से मिलेंगे, एक सेक्शन बी का एंड एक सेक्शन सी का। इसके अलावा सेक्शन ए में जो 2 छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, हमारे एक लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड यूनिट की बात अगर अपन करते हैं, तो सेकंड यूनिट जो है वो भी हमारे स्टैटिक्स में ही से ही है, स्थिति विज्ञान में से ही है, जिसमें फिर 2 एक्सरसाइजों को शामिल किया है। जिसमें से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कैटेनरी। कैटेनरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे आपने मोस्टली घरों में भी जो है रस्सी को देखा होगा, जंजीर को देखा होगा या तार को भी देखा होगा, तो आपने कई बार कोशिश की होगी कि अगर उनको 2 खूंटियों पर अगर टांग दिया जाए तो वो एक कर्व टाइप का बना लेते हैं, एक वक्र टाइप का बना लेते हैं, जो 2 खूंटियों पर अगर उसको ढीला छोड़ दिया जाए तो वो लटकता हुआ बनता है। तो ये जो लटका हुआ भाग होता है जो कि झोल उपस्थित कर रहा है, आपका कर्व उपस्थित कर रहा है, वो कि वही हमारा आपस में क्या होता है, कैटेनरी होता है। चलिए दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा एक्सरसाइज इसी में हमारे शामिल की गई है, वो है हमारा गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र जो है इसमें हमारे ग्रेविटी से रिलेटेड, हमारे गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड जो हम जूनियर क्लास में पढ़कर आए हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण में कणों की बात करेंगे, उनके टकराने की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो यूनिट थर्ड जो है वो है आपकी मोशन, गति। इस मोशन में हमारे 3 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारी समतलीय प्लेन यानी कि साधारण समतल में जो है गति की बात होगी, हमारी वर्तुल गति की बात होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन में जो है गति की बात होगी। इन तीनों मोशंस की बात हम करेंगे यहाँ पर। चलिए ये जो मोशन है वो आपके डायनामिक्स में से है, यानी 2 यूनिट्स आपकी स्टैटिक्स में से ली गई है, और तीसरी यूनिट जो है आपकी 3rd, 4th एंड 5th ये आपकी डायनामिक बुक में से ली गई है। 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट में जो है आपके 2 टॉपिक्स हैं, मेन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपका वेग एवं त्वरण। आपके यहाँ पर ये एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन टॉपिक जो है वो हमारे कंटिन्यू एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, और इसमें हम वेग के बारे में और त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 जो है वो हमारा है कॉन्स्टेंट मोशन यानी प्रतिबंध गति। यानी अगर आप गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ अगर अवरोध लगा दिया जाए, प्रतिरोध लगा दिया जाए, कुछ रोक दिया जाए, तो वहाँ पर एक प्रतिबंध हो जाता है, एक कांस्टेंट हो जाता है। तो उसकी अगर बात करें तो वो हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अगर लास्ट हम बात करें तो हमारे पास में है लास्ट टॉपिक जो है वो लास्ट एक्सरसाइज हमारी 5th यूनिट की, वो है संघट्ट। संघट्ट के बारे में अगर हम जब बात करेंगे तो संघट्ट से रिलेटेड हम उसमें क्वेश्चनों की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वो वहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये तो आता आपका छोटा सा एक सिलेबस है आपके इस पेपर का। चलिए मैं अब आज एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ यहाँ पर आपके 4th यूनिट का, जो कि आप जो है जूनियर और सीनियर क्लास में आसानी से पढ़कर आए हैं,
आप उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं और उस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी आसानी से कर सकते हैं। मैं मोस्टली आपका 5 से 10 मिनट यहाँ पर लेना चाहूँगा और केवल उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो थोड़ी सी चर्चा मैं कर रहा हूँ आपके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपके वेग और त्वरण की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ केवल एक टॉपिक, जो कि आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हमारे पास में है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेग एवं त्वरण। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, जिस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा पहला ये रूल यही है कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में हमको अच्छे से जानना है, पहले पहचानना है कि आखिर वो है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे वेग की, उसके बाद में मैं बात करूँगा त्वरण की। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा वेग। वेग जो है वो उसको डिनोट करते हैं हम बी से, स्मॉल बी कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी करते हैं, और मोस्टली हम इसको स्मॉल बी से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, आखिर में वेग है क्या है वेग। वेग की अगर बात करें तो आप देखते होंगे कि अगर मैं किसी कण की बात करूं तो वो अगर किसी डायरेक्शन में, जैसे मैं चल रहा हूं, अगर मुझे स्ट्रेट जाना है, सामने जाना है या कहीं किसी दिशा में जाना है, तो मुझे अपनी जगह से वहां जाने के लिए इस पोजीशन को, यानी जहां मैं खड़ा हुआ हूं उस पोजीशन को चेंज करके वहां जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पहुंचने तक में मुझे कुछ समय लगेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेलोसिटी की, वेग की बात करूं, तो एक रेट ऑफ चेंज, यानी कि अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपका विस्थापन चेंज हो रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में, समय की रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, तो उसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी। चलो मैं इसको एक थोड़ा सा एक उदाहरण से समझता हूँ। सपोज कीजिए एक कण है आपके पास में जो कि यहाँ O पर उपस्थित है और ये OX एक स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर अपने निश्चित चाल से चल रहा है। फिलहाल जो है वो यहाँ P पर है और कुछ समय पश्चात वो जो है Q पर पहुँच रहा है। अगर मैं इस O और इस P के बीच में बिटवीन डिस्टेंस मानूँ तो वो है मेरी X, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए सपोज कीजिए ये समय ले रहा है T, और P से Q तक अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है डेल x, और इसके बीच में अगर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो समय कंप्लीट कर रहा है वो है डेल t। तो मैं एक शब्द में यहाँ पर कह सकता हूँ कि विस्थापन में, विस्थापन मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका रेट ऑफ जो है, चेंज ऑफ रेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ पर उसकी पोजीशन बदल रही है, उसकी जगह बदल रही है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर समय की रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, यानी टी की रेस्पेक्ट में अगर कोई कण अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, अपने विस्थापन को चेंज कर सकता है, अपनी जगह को चेंज कर सकता है, अपना रेट ऑफ चेंज कर सकता है, तो उसको मैं बोलूँगा आपका वेलोसिटी। अगर मैं इसकी चीज़ की बात करूँ कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो आपकी दूरी जो है वो डेल एक्स के रेस्पेक्ट में दी जा रही है और उसका समय जो है वो अल्प समय, यानी कि यहाँ पर डेल एक्स और डेल टी जो है वो बिल्कुल नगण्य है, यानी कि ये नगण्य दूरी निश्चित तय की है, ये नगण्य टाइमिंग, यानी कि बिल्कुल फ्यू मान सकते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा सा मान सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें और इसके रेशो को जो है मैं एक तरीके से वेलोसिटी बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कण ने चलना प्रारंभ ही नहीं किया, मान लीजिए उस कण ने चलना प्रारंभ ही नहीं किया है, तो वहाँ पर अगर मैं लिमिट की बात करूँ, उसके निश्चित सीमा की बात करूँ, तो मैं वो आया डेल टी टेंस टू 0 की रेस्पेक्ट में ले सकता हूँ। तो अगर मैं उसको लिमिट डेल टी टेंस टू अगर 0 की रेस्पेक्ट में मानूँ तो ये मेरा हो जाता है dx अपॉन dt, जो कि मेरा वेलोसिटी वेग निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर मुझे कभी भी मान लीजिए वेग के बारे में अगर बात करनी है कि वेग मुझे निकालना है तो dx अपॉन dt, यानी अगर किसी कणों के बीच की दूरी का, अगर किसी कणों के बीच की दूरी का, यानी जिसने कण ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन को चेंज किया है, जितना डिस्टेंस कवर किया है, जितनी दूरी तय की है, अगर मैं उसका समय की रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष अगर अवकलन कर देता हूँ तो वो मेरा कहलाता है वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इसको अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी आपकी, वेलोसिटी, वेग कहलाएगी। चलिए अगर आपके वेग समझ में आ गया है तो मेरी गारंटी है आपको त्वरण जो है एक्सेलरेशन भी निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास में मान लीजिए त्वरण आपको निकालना है, एक्सेलरेशन क्या है, अगर मैं इसके बात करूँ तो आपका जो वेग था, जो आपकी वेलोसिटी
थी, उसमें अगर मैं परिवर्तन कर देता हूँ, वेग में परिवर्तन की दर अगर मैं निकाल लेता हूँ तो उसको मैं बोलूँगा त्वरण। यानी कि यहाँ अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए त्वरण को अगर मैं F से डिनोट करूँ और आपके इस वेग में परिवर्तन की जो दर है, जो चेंज ऑफ रेट है वो डेल वी है, और मैं इसका समय की रेस्पेक्ट में अगर मान निकालता हूँ तो उस कंडीशन में मैं वापस जाता हूँ प्रारंभ में। जब मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास में करने चलना प्रारंभ नहीं किया तो वहाँ पर उसकी जो लिमिट होगी, जो निश्चित मान होगा वो होगा मेरा डेल टी टेंड्स टू 0, जिसको मैं आराम से क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt। इसका मतलब अगर मैं वेग में परिवर्तन की दर की बात करता हूँ, वेलोसिटी में परिवर्तन की बात अगर मैं करता हूँ तो वो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, एक्रीलेशन त्वरण होगा, जिसको अपन डिनोट करेंगे F इजगल टू dv अपॉन dt। अगर dv अपॉन dt की बात करें तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को आप थोड़ा सा गौर से देखिए, b इजगल टू dx अपॉन dt यहाँ आपने अभी अभी निकाला है, तो dx अपॉन dt की अगर मैं बात करता हूँ तो b की वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, एक्रीलेशन में त्वरण में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई dt, और यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ b की वैल्यू को dx अपॉन dt, जो कि बनता है d2x अपॉन dt2। इसका मतलब अगर किसी कण की डिस्टेंस अगर मुझको मालूम है, किसी की कण की अगर मुझे दूरी अगर मालूम है, तो वहाँ पर दूरी का अगर एक बार अगर आप अपकलज करते हो टाइम की रेस्पेक्ट में, समय की रेस्पेक्ट में, तो वो होता है मेरा वेलोसिटी। लेकिन उस वेलोसिटी को अगर एक बार आप वापस से टी की रेस्पेक्ट यानी समय की रेस्पेक्ट में आप परिवर्तित करते हो, उसका मान ज्ञात करते हो, तो वो होता है मेरा त्वरण। ठीक है, चलिए ये आपकी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वेग और त्वरण की जानकारी दी। इसके आगे चर्चा हम जो करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, और अगर आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा है, आपको वीडियो समझ में आया है, टॉपिक समझ में आया है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोगों से जुड़िए। और जहाँ तक है पॉसिबल हम जल्द ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी शुरू करना चाहेंगे, और इसलिए आप हमसे संपर्क करते रहिए। यहाँ पर धीरज सर के नंबर जो हैं एंड ऑफ क्लासेज के मेन नंबर हैं, ये आपके ऑनर्स के, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक हो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।